प्रश्न 11, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें समबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसे हम बना लेते हैं। ABC, यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CA। और यहाँ जो ये AD है ये BC पर लंब है। लंब जो होता है वह किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं BD जो है वह CD के बराबर है, BD बराबर CD। अब यहाँ पे इसके आगे, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि AD का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसमें लेते हैं, तो ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें ये जो कर्ण है ये है AC, ये हमारे पास है AC स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे लंब हमारे पास क्या है, ये AD का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, ये CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो AC है, जो ये AC है यह CD का दुगुना है, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं ये BC जो है वह CA के बराबर है, BC जो CA के बराबर है, और CD यहाँ पे जो हमारे पास है ये BC का आधा है। तो यहाँ पे ये जो CA होगा यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि CA या हम कह सकते हैं AC, ये हमारा जो है 2 CD के बराबर होगा। यानी यहाँ अगर हम बिंदु लगा दें तो ये भी CD ये बराबर होगा डबल CD के, ठीक है, 2 CD हो जाएगा। तो यहाँ पे हम AC के स्थान पे लिख सकते हैं 2 CD का होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 2 दूना 4 CD स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस CD स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे तो 3 CD स्क्वायर यहाँ बचेगा बराबर AD स्क्वायर। तो यहाँ पे यही हमसे पूछा गया है कि AD स्क्वायर किसके बराबर है, तो AD स्क्वायर 3 CD स्क्वायर के बराबर है, ये इसका आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन D 3 CD स्क्वायर यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7 5 5 7 और -3 3 है। यदि BC का मध्यबिंदु D है, यदि BC का मध्यबिंदु D है तो AD की माप क्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज ABC है और इसमें इसके शीर्ष दिए हैं 7 5, और यहाँ BC है 5 7, और ये C का है -3 3। अब ये कह रहा है BC का मध्यबिंदु D, यानी ये जो BC का मध्यबिंदु यहाँ पे ये D है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है ये हम निकाल लेते हैं मध्यबिंदु फार्मूला से। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं D के निर्देशांक बराबर मध्यबिंदु फार्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2 5 -3/2, और यहाँ 7 और 3 है तो y1 प्लस y2 7 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा 2/2, और यहाँ 7 3 10 हो जाएगा बटे 2।
तो भाग देंगे, 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 1 और 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें बताना है कि AD की माप क्या होगी, यानी ये जो हमारी ये यहाँ ये मध्यिका है, AD को जब मिलाएंगे तो ये AD की दूरी कितनी है, लेंथ कितनी है, ये हमें बताना है। इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे दूरी सूत्र का। तो यहाँ पे A का निर्देशांक हमें यहाँ पे पता है 7 और 5 है, 7 5, और D का हमने अभी निकाला है 1 5, तो यहाँ रख देंगे D यानी कि 1 5। अब इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र से हम निकालेंगे। इसके लिए होता है AD बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट 6 का स्क्वायर, बाहर 6 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 6 मात्रक है, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शन C 6 मात्रक, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है सेक थीटा बराबर 2 यहाँ पे दे रखा है, तो सेक थीटा को हम ओपन कर सकते हैं 1/cos थीटा में बराबर 2। अब ये cos थीटा यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 बराबर cos थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/2। जब cos 60 का मान होता है तो 1/2 होता है, यहाँ लिख सकते हैं cos 60 इज इक्वल टू 1/2। इसलिए थीटा की जगह पे 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी 60 डिग्री यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें बताना है क्या है, तो इसका मान प्यारे बच्चों 1 होता है गुणा में, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन डी साइन स्क्वायर थीटा, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन है कि आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है, बेलन हम बना लेते हैं। इस प्रकार का होता है बेलन, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये इसका बीचों बीच जो है होता है। अब यहाँ पे क्या हमें करना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या होती है, इसे आर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसने कहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार माने होता है नीचे, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पे जो बेलन है इसका जो आधार होता है, जो नीचे को होता है, वो एक वृत्त के आकार का होता है, यानी तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई ये कट जाएगा, आर यहाँ पे हमें बच रहा है, तो आर बराबर अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो आर का मान यहाँ 3 आ गया, यानी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 सेंटीमीटर यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16,
जब भी हम कोई वृत्त बनाएंगे तो उसके अंदर हमें वर्ग बनाना है। मान लीजिए हम वर्ग इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ इसका एक केंद्र है, तो यहाँ से जब ये हम मिलाते हैं तो ये त्रिज्या है, और यहाँ इसको मिला देंगे ये भी त्रिज्या है, और ये बन गया हमारा विकर्ण। किसका बन गया? वर्ग का। ये हमारा बन गया वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण के लिए हम कैसे करेंगे? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना आ गया? देखिए यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, दोनों को मिला देंगे 8 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। हमें ये बताना नहीं है, हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण के लिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है भुजा √2। वर्ग के विकर्ण को निकालने का फार्मूला होता है भुजा करनी में 2 बराबर। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं 4 गुना 2 अगले स्टेप में, भुजा करनी में 2, तो 4 गुना, इसे तोड़ेंगे करनी में 2 गुना करनी में 2, अब ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो भुजा वर्ग की निकल जाएगी। भुजा बराबर 4 गुना करनी में 2 गुना करनी में 2 बटे में करनी में 2, इससे कट जाएगा, तो भुजा आ गई 4 करनी में 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अब भुजा हम निकाल चुके हैं 4 करनी में 2, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 4 करनी में 2 गुणा 4 करनी में 2, 4 चौका 16 हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 16 गुना 2 आ गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन चेक करते हैं 16 का, तो ऑप्शन बी 32 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी इससे हमें जो है माध्य निकालना है कि माध्य क्या होगा। तो इस सारणी को हम इस प्रकार से कर लेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, इसे हम f दिखाते हैं और ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ के यहाँ आधा करेंगे, इसे कहते हैं मध्यमान या हम कहते हैं मध्य बिंदु। तो 5 3 8 होता है, 8 का आधा हो जाएगा 4, 7 5 12 आधा हो जाएगा 6, 7 9 16 आधा हो जाएगा 8, और 11 9 20 आधा हो जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, इसे x मानते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, f गुणा x निकाल लेंगे, यानी इन दोनों गुणा, 4 चौका 16 और 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तिहाई 30। अब जोड़ लेंगे इसे, 6 2 8, 8 16 के 6, हासिल लगा 1 2 3 3 6, आ गया 66। इसी प्रकार हमें x को नहीं जोड़ना है, हमें f को जोड़ना है। 4 2 6 7 3 10। अब निकालना हमें माध्य, तो माध्य के लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, fx का जोड़ और f का जोड़। तो ये कितना है 66 बटे में 10, इसका आंसर आ गया 6.6, ये इसका माध्य है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी 6.6। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे एक पासा है और पासे में संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इसके लिए फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बटे 6 हो जाएगा, भाग देंगे या काट देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2। तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे 18 का जो ऑप्शन बी है 1/2, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होता है, उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम सभी जानते हैं कि क्या संबंध होता है माध्य और यहां दिया हुआ है माध्यिका और तीसरा दिया हुआ है बहुलक, यानी कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है संबंध क्या है, 3 माध्यिका बराबर होती है बहुलक प्लस 2 माध्य, और हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो ये 2 माध्य इधर आ जाएगा, यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। इसे हम सीधा करके इसे यहाँ ले आएंगे, इससे उधर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा बहुलक। तो अभिष्ट हमारा संबंध बन गया बहुलक, जो हमें चाहिए, बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ से हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ से माध्य हमें दिया हुआ 20.5 और माध्यिका है 21, तो यहाँ पुट कर देंगे 3, माध्यिका कितना है 21 माइनस 2 गुणा माध्य कितना है 20.5। अब इसे हल कर लेंगे, 3 एकम 3 3 दूना 6 63 माइनस, और यहाँ 20.5 है, 2 से गुणा करेंगे, डबल कर देंगे, 20 दूना 40 1 41, इसमें से घटा देंगे 63 माइनस 41, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, आ गया 22। तो यहाँ पे 22 इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन इसका डी 22, यही इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे है 4/3, बी है 2/3, सी है 1 और डी है 3/5। तो यहाँ पे ये जो चौथा है, ये जो दिया हुआ है, हमें चौथे को पहले देखते हैं ऑप्शन में 3/5, ये तो सही है, ये प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कुल संभव परिणाम वो ज़्यादा होने चाहिए, जो है संभव मतलब अनुकूल संभव परिणामों से, ठीक है, या हम कह सकते हैं अंश से हर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सही है। अब यहाँ पे ये जो हमारा सी है, ये हमारा है 1, तीसरे 1/1 यानी बराबर भी हो सकता है, ये भी सही है। और बी यहाँ पे है 2/3, ये भी सही है। अब ये हमारा ए है जिसमें है 4/3, तो अब यहाँ 3 में से 4 तो किसी हाल में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कम है, कुल संभव परिणाम कम है 3 है, जबकि अनुकूल परिणाम 4 है, तो ये गलत है। ये जो है मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।